नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हरियाणा राउंड अप 2023 और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। साल 2023 में प्रदेश में कई घटनाएं हुई जो लोगों की जुबान पर छाई रहीं। ये समय थोड़ा ठहर कर सोचने का है कि आखिर इस साल हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ खास रहा, तो दूसरी ओर ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने सबको चौंकाने के साथ साथ विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि 2023 हरियाणा के लिए कितना खास रहा। साल 2023 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की अटकलों का बाजार गर्म रहा। चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर जेजेपी के नेता, दोनों ही दलों के नेता समय समय पर ऐसे बयान देते रहे। बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच जुबानी जंग साल भर चर्चा का विषय रही, जिससे लगता रहा कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा जाता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन है और आगे भी चलेगा। मेजॉरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। साल 2023 हरियाणा की राजनीति के लिए काफी अहम रहा। साल भर में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने की चर्चा लगातार होती रही। दोनों दलों के नेता समय समय पर ऐसे बयान देते रहे जिससे इन चर्चाओं को बल मिलता रहा। वैसे तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट हैं, लेकिन उचाना कलां सीट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच जुबानी जंग 2023 में खूब चली। मौजूदा समय में उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, तो उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। अपनी आखिरी बात कह के आपका जहाँ स्वागत करता हूँ, आपसे उम्मीद रखता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि मोदी जी ने नाम कमाया चंद्रयान साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे, साउथ को दक्षिण ही बोलते हैं मेरा, हाँ, दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को उतारा और सैर करवाई, हम भी करवाया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको चूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इसका। ये चीज कोई एक दिन से तो नहीं मैं सुन रहा। जिन लोगों के मन में 20 दिन की धमकी देने की थी, आज उस 20 दिन का टाइम भी पूरा हो गया। अगर हरियाणा को स्थिर सरकार देनी है तो ये लाइज जरूरी है। हरियाणा के कमेरे को सशक्त बनाना है तो ये सरकार जरूरी है, और ये निर्णय विधायकों ने करना है। और कोई इस तरह मंच से बातें कहे, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार की वर्किंग में उसका कोई असर दिखे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में तकरार की खबरों के बीच सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि जेजेपी से गठबंधन जारी रहेगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन को पूरी तरह से स्टेबल बताया। कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और चीज की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हम कोई चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे। वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता है, उनकी भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता थी। जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में एक सिद्धांत है। तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था,
अब कोई नहीं था तो कुछ न कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, जेजेपी भी हमारे साथ है। हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएनडी और एक है एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो 58 लोग तुम साथी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां किस तरह की रहेगी, क्या कुछ रहेगा? पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संगठन का काम शुरू हो चुका है। तो लिहाजा अटकलों के बीच गठबंधन की सरकार अब तक चल रही है, लेकिन क्या 2024 में भी बीजेपी जेजेपी का गठबंधन इसी तरह सुचारू रूप से चलेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2023 हरियाणा की राजनीति के हिसाब से भी काफी ज्यादा अहम रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, नायब सैनी को बीजेपी की कमान मिली, लेकिन 2024 में उनकी राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि उनके कंधों पर लोकसभा में एक बार फिर 10 सीटें जिताने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। और क्या क्या 2024 में नायब सैनी के आगे चुनौतियां रहने वाली हैं, इसका ब्यौरा आपको हमारी अगली रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। – 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी आगामी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। इसी वजह से 2023 में बीजेपी ने हरियाणा में संगठन के फेरबदल का मन बनाया। ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय राजनीति में भेज दिया और उनकी कुर्सी पर नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। 30 अक्टूबर 2023 को नायब सैनी ने बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभाला था। नायब को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करीबी भी माना जाता है। चलिए आपको नायब सैनी के बारे में विस्तार से बताते हैं। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। अंबाला के गांव मीजापुर माजरा में नायब सैनी का जन्म हुआ था। मुजफ्फरपुर में BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। 2010 में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। साल 2014 में नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। साल 2019 में कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से चुनाव जीते। अब 2024 में नायब सैनी के आगे क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते नायब सिंह सैनी की पहली चुनौती राज्य में 3 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम व मानेसर समेत 28 शहरी निकायों के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की है। बीजेपी राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। कांग्रेस का भी यही दावा है। फिलहाल सभी 10 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। अब नायब सैनी के आगे लोकसभा चुनाव में मिशन रिपीट की चुनौती है। हरियाणा में 2 बार भाजपा की सरकार बन चुकी है। तीसरी बार सरकार बनाने में नायब सैनी कितने कामयाब होते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। संगठन और सरकार को मजबूत बनाना भी नायब सैनी की जिम्मेदारी होगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 2024 में नायब सैनी इन सब चुनौतियों को कैसे पार करेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये तो बात हो गई सत्ताधारी बीजेपी की। अब बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कर लेते हैं, जो साल भर अंदरूनी कलह, गुटबाजी और धड़ेबंदी से जूझती रही। हुड्डा के विरोधी माने जाने वाले कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक साथ नजर आए। इनकी पहचान हरियाणा की राजनीति में SRK के तौर पर हो रही है।
साल 2023 में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बेशक हर बार जग जाहिर होती रही। पार्टी भले ही संगठन की घोषणा भी ना कर पाई हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं को बड़ा जिम्मा भी सौंपा गया। पेश है इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली रिपोर्ट भी। हरियाणा कांग्रेस में सियासी खींचतान 2023 में खूब देखने को मिली। हुड्डा और टीम एसआरके में गुटबाजी लगातार बढ़ती चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआरके का मतलब क्या है। हुड्डा के विरोधी माने जाने वाले कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एक साथ नजर आए। ये विभिन्न मौकों पर जहां एक मंच पर दिखाई दिए, वहीं एक आवाज में हुड्डा खेमे के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। इनकी पहचान हरियाणा की सियासत में एसआरके के तौर पर हो रही है। चलिए अब आपको एसआरके के साथ आने के फायदे भी समझाते हैं। राज्य कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व तक एकजुटता का संदेश जाएगा। संगठन लिस्ट में सबसे मजबूत हुड्डा गुट की मनमानी नियुक्तियां नहीं चल पाएंगी। देखिए, हम आपकी तरह सजग और पहने पत्रकार तो नहीं हैं, क्योंकि साधारण है। आप भी तो सब इकट्ठे होकर आए, 50, 60, 70 पत्रकार हैं, हम भी सब इकट्ठे होकर आए। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हम सदा इकट्ठे थे और हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है। ये लक्ष्य स्वार्थवश नहीं, ये लक्ष्य हरियाणा के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाना और बनना है। और इसके लिए हर प्रकार का संघर्ष जो करना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में हम वो संघर्ष भी करेंगे। और जहां तक आपने कहा, जहां आपको निशाना दिख रहा है, अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी। मैं महाभारत की धरती से आता हूं, मैं फिर दोहराता हूं कि हमें मछली की आंख दिख रही है, और वो है हरियाणा के युवाओं का उज्जवल भविष्य। साल 2023 में हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बेशक हर बार जग जाहिर होती रही। पार्टी भले ही संगठन की घोषणा भी न कर पाई हो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए ये साल कई मायनों में अहम रहा। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का भी प्रभारी बनाया। हालांकि मध्य प्रदेश में पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाई। हरियाणा कांग्रेस की एक और नेता कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन वे भी विधानसभा चुनाव में जीत नहीं दिला पाईं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। साल 2023 में हरियाणा में कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। नूंह जिले में 31 जुलाई 2023 को हिंदू संगठनों की तरफ से निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई, जमकर बवाल हुआ। इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ा, कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। नूंह हिंसा में मोनू मानेसर का कनेक्शन भी सामने आया। पेश है नूंह हिंसा पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। साल 2023 में हरियाणा में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को मुद्दा दे दिया। नूंह में हुई हिंसा ने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 31 जुलाई नूंह की बर्बादी का वो दिन जब नूंह में सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। चारों तरफ गोलियों की आवाज और आलीशान इमारतों से पथराव हुआ, जिसने न केवल कई घरों के चिराग बुझा दिए बल्कि पूरे जिले को अंधकार में डालकर खामोश कर दिया। चारों तरफ केवल पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी। जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। अपने ही शहर में लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। मंजर ऐसा था कि मानो इस शहर में कभी कोई रहता भी होगा। इस पूरी घटना के गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने नूंह में निकाली जा रही धार्मिक ब्रजमंडल यात्रा के दौरान एक बड़ी साजिश रचकर यात्रियों पर फायरिंग और पथराव कर सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नूंह में हिंदू संगठनों की तरफ से तय था कि ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई।
हिंसा गो रक्षकों और भिवानी मौत मामले के आरोपी मोनू मानेसर के नूह जाने की खबरों पर भड़की। मोनू मानेसर ने लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम को यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो, जय। नूह में हिंसा के चलते जान माल का काफी नुकसान हुआ था। हिंसा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। प्रशासन की तत्परता पर सवाल खड़े किए गए थे। वहीं हिंसा के दौरान कांग्रेस के विधायक मामन खान की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए। पुलिस ने मामन खान को गिरफ्तार भी कर लिया था, हालांकि बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत भी खूब हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराता रहा। हरियाणा विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा होता रहा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक ऐसा मुद्दा भी था जो साल की शुरुआत से लेकर अंत तक सुर्खियों में रहा, और वो पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह की बीच की लड़ाई। यौन शोषण समेत कई अन्य आरोपों की फहरिस्त पहलवानों के पास थी, तो ब्रजभूषण अपने आप को हमेशा बेकसूर बताता रहा। उनकी जगह WFI के चुनाव जीतकर संजय सिंह अध्यक्ष भी बने, तो भी खिलाड़ियों का विरोध जारी रहा। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया, तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड लौटाने की बात तक कही। देखिए साल भर पहलवानों के प्रदर्शन में कब कब क्या क्या मोड़ आए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों का ऐसा मामला था जो साल 2023 की शुरुआत से लेकर आखिर तक सुर्खियों में रहा। 8 जनवरी 2023 को महिला पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब मामले में खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। मंत्रालय की ओर से पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपने काम से दूर रहने को कहा गया, लेकिन वे अपने पद पर बरकरार रहे और लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। पहलवानों ने 21 अप्रैल 2023 को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन मामले में FIR दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पहलवान 23 अप्रैल को धरने पर बैठ गए। इसके बाद पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई के बाद अदालत ने 2 दिन में दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और 28 अप्रैल को पुलिस ने बताया कि वह ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। पुलिस ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत 2 FIR दर्ज की थी और महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए थे। इस मामले में नाबालिग महिला पहलवान की ओर से FIR दर्ज कराने के बाद उस FIR को वापस लेने की पक्ष रखकर सभी को चौंका दिया था। 28 मई को जंतर मंतर से पहलवानों का सामान हटा दिया गया। ब्रिजभूषण की जगह संजय सिंह को WFI का नया प्रमुख चुना गया, लेकिन पहलवानों का विवाद तब भी नहीं थमा, क्योंकि संजय सिंह को ब्रिजभूषण का करीबी माना जाता है। संजय सिंह के प्रमुख बनने के साथ ही धरने में शामिल ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा
तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। फिर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अपने अपने अवार्ड वापस करने के ऐलान कर दिए। पहलवानों के मामले पर साल भर जमकर सियासत भी होती रही। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में पहलवानों से मुलाकात की और बजरंग पूनिया के साथ कुश्ती में दो हाथ भी किए। खैर, अब देखना होगा कि पहलवानों की लड़ाई 2024 में क्या मोड़ लेती है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करीब 5 दशकों से पंजाब और हरियाणा की सियासत का प्रमुख मुद्दा SYL 2023 में भी चर्चा में रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच बैठकों का दौर भी चला, लेकिन पंजाब की हट इस साल भी बरकरार ही रही और SYL नहर पर सहमति साल 2023 में भी नहीं बन सकी। करीब 5 दशकों से पंजाब और हरियाणा की सियासत का प्रमुख मुद्दा सतलुज यमुना लिंक नहर भी 2023 में सुर्खियों में बना रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया तो दोनों प्रदेशों की सियासत में उबाल आ गया। एक तरफ हरियाणा लगातार कह रहा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पंजाब नहर के निर्माण के लिए तैयार नहीं है। पंजाब का कहना है कि उसके पास किसी और को देने के लिए एक भी बूंद पानी नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 4 जनवरी 2023 को चर्चा की, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके बाद 28 दिसंबर 2023 को भी बैठक हुई, लेकिन वो भी बाकी बैठकों की तरह बेनतीजा ही रही। मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो टूक कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और उनके पास पानी नहीं है। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨनीय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਨनीय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੱਖ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। मतलब हैरानी की गल है जो पानी है नहीं नहर का वास्ते। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम किसी और का नहीं बल्कि अपना हिस्सा मांग रहे हैं और एग्रीमेंट के हिसाब से हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि SYL का निर्माण होना चाहिए, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है। हमने तो कहा कि इसको SYL को नहर को बनाना ही चाहिए, तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है एमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिखेगा। SYL का मुद्दा आज से नहीं बल्कि दशकों से लंबित पड़ा है। SYL की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। हरियाणा में 90 किलोमीटर एरिया है तो पंजाब में 122 किलोमीटर एरिया है। हरियाणा में SYL नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी पंजाब में इसका काम नहीं हुआ। पंजाब ने अधिग्रहित जमीन भी किसानों को वापस कर दी है। पिछले 5 दशकों में कई मौके आए जब केंद्र, हरियाणा और पंजाब में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकारें रहीं, लेकिन विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। कुल मिलाकर 2023 में भी SYL का मुद्दा जस का तस बना रहा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी हरियाणा के लिए 2023 में कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें। चलिए हमारी खास पेशकश
हरियाणा राउंड अप 2023 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। बने रहिए।